शहरी लड़कियों का मॉडर्न कपड़े देखते हुए कहती हैं, लो, लिहाज शर्म तो बिल्कुल ना बची इन शहर की छोरियों में। देख तो कैसे कटे फटे कपड़े पहनकर घूम रही हैं। अरे क्यों अपना लहू चलाती हो? शहर में सभी छोरियां यही सब पहनती हैं। जो मॉडर्न कपड़े हैं, समझी गांव की धन्नो। क्या खाक मॉडर्न कपड़े हैं? यूं कहो ना, शहर वालों को अधनंगा घूमने की लत लग गई है। विष्णु और धन्नो गांव में रहते थे। उनके 2 बेटे थे, अमन और रोहित। अमन गांव में उनके साथ रहता था और रोहित शहर में रहता था। अमन और रोहित दोनों की कई साल पहले ही शादी हो चुकी थी और दोनों की एक एक बेटी थी। उनके नाम थे नंदिनी और आयशा। नंदिनी गांव में रहती थी और अपनी दादी की इच्छा अनुसार ही ओढ़ती पहनती थी। दादी, ये सूट सलवार कैसा लग रहा है, जरा बताओ तो। यू सूट सलवार तो ठीक है छोरी, पर इसका गला कुछ ज्यादा ही खुला बन गया है। इसे अभी के अभी उतार दे और इसका गला ठीक कराए बिना इसे पहनकर घर से मत निकलना, समझी? निकली ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। हाँ। ओ दादी, कुछ मन चाहा पहनने दोगी या नहीं? चुप कर, लड़कियों का ज्यादा बोलना सही ना होता। धन्नो नंदिनी को कुछ भी ऐसा वैसा या यूं कहिए कि मॉडर्न कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनने देती थी। इसीलिए नंदिनी को मन ही मन दादी से शिकायत रहती थी। वह अपनी माँ आरती को सूट सलवार दिखाते हुए कहती है, माँ, क्या इस सूट का गला ज्यादा खुला है? नहीं, ठीक तो है। पर दादी कहती हैं कि बहुत खुला है। लो, इसका गला ठीक कर दो, वरना दादी का बड़बड़ाना कभी न थमने वाला। बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते बेटी। दादी जो बोलती है तेरे भले के लिए ही बोलती है। इधर गांव में दादी नंदिनी को गांव के पहनावे के लिए मजबूर करके रखती है, तो उधर शहर में उसकी दूसरी पोती आयशा मॉडर्न कपड़े पहनकर रहती है। उसे ना माँ टोकती है और ना पिताजी कुछ कहते हैं। माँ लक्ष्मी तो उसको मॉडर्न कपड़ों में देखकर हमेशा फूली नहीं समाती। अरे आयशा बेटी, इस जीन्स और टॉप में तो तुम बहुत खूब लग रही हो भाई। थैंक्स मॉम, अब तो मान गई ना मेरी चॉइस। मैंने खुद पसंद किए हैं ये कपड़े। मान गई बेटी, बहुत अच्छे पसंद किए हैं। एक दिन धन्नो और विष्णु बैठे बैठे अपने छोटे बेटे रोहित और उसके परिवार के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। इस बार तो हमारे रोहित ने भी हद ही कर दी। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया और एक बार भी गांव में आकर शक्ल तक नहीं दिखाई। अरे वो बिजनेस करता है भाई, हमारी तरह खेती करने वाला थोड़ी ना है। समय नहीं मिल पाया होगा। आपको तो बस बातें ही बनानी आती हैं, कितनी भी बनवा लो। हाँ। क्यों, मैंने गलत क्या कह दिया? अरे बेटा, बिजनेस छोड़कर तो हमसे मिलने नहीं आ सकता ना। ऐसा बिजनेस किस काम का जिसके कारण बेटा माँ बाप को ही भूल जाए? धन्नो यह कह ही रही होती है कि तभी रोहित का फोन आ जाता है और विष्णु फोन पर बातें करने लगता है। और सुनाओ बेटा, बिजनेस तो ठीक चल रहा है ना? हाँ पिताजी, बहुत अच्छा चल रहा है। बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत नाराज है। कितने ही दिनों से तुम गांव नहीं आए। पिताजी, मैं तो अभी कुछ दिन और ना आ पाऊंगा। हाँ, आपकी पोती आयशा गांव आ रही है, कुछ दिन आपके साथ ही रहेगी। विष्णु यह सुनकर खुशी से फूला नहीं समाता। वह धन्नो से कहता है, अरे हमारी पोती गांव आ रही है, सुना? वो कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। अब तो खुश हो ना? पोती आ रही है तो मैं खुश क्यों ना होंगी? पोती को कलेजे से लगा कर रखूंगी। मेरी संगत में रहेगी तो कुछ लक्षण सीख लेगी। वहां शहर में संस्कार सिखाता ही कौन है? उस दिन के बाद सब आयशा के आने का इंतजार करने लगते हैं और कई दिन बाद विष्णु के घर के सामने आयशा की कार आकर रुकती है। कार देखते ही सब खुश हो जाते हैं। लो, आ गई हमारी शहरी पोती। आयशा दीदी आ गई। हाँ हाँ, आ गई। उसे कार से बाहर तो आने दो। सबसे पहले मैं ही गले से लगाऊंगी। हाँ हाँ, जी भरकर गले लगाना माँ।
मगर जैसे ही आयशा कार का दरवाजा खोलकर बाहर आती है, सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। घर वाले तो घर वाले, पास पड़ोस के लोग भी आयशा को टकटकी बांधकर देखने लगते हैं, क्योंकि आयशा स्कर्ट, टॉप और हैट पहनकर जो आई थी। धन्नो ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पोती केवल मॉडर्न ही नहीं बल्कि हाईली मॉडर्न होगी। इसीलिए आयशा को देखते ही धन्नो का तो बड़बड़ाना शुरू हो जाता है। राम राम, ये मैं क्या देख रही हूं? ये लड़की तो वही कपड़े पहने हुए है जो मैं रोज टीवी पर देखती हूं। अरे तू गांव में हमारा तमाशा बनाने आई है या हमारे साथ रहने? कुछ तो लाज शर्म करती। शहर में तो यही सब पहनते हैं दादी। वैसे भी लाज शर्म आदमी की नजर और विचारों में होती है, कपड़ों में नहीं दादी। अरे भाई, बिगड़ती क्यों हो? अभी अभी शहर से आई है, घर में पहुंचकर बदल लेगी कपड़े। इधर घर वाले आयशा से बात करने में लगे होते हैं और उधर गांव के कुछ मनचले युवक आयशा की मॉडर्न ड्रेस देखकर हंसने लगते हैं। अरे कसम तिल के लड्डू की, अब तक तो गांव में देसी चोरियां ही दिखती थी, मॉडर्न परी तो आज आई है। वाह क्या बात है। अरे वाह, अब तो गांव में रोज शहर के नए नए फैशन देखने को मिलेंगे। मजा आएगा मजा। अरे कसम तिल के लड्डू की, मजा तो जरूर आएगा, पर वो मुझे आएगा बे। खबरदार किसी ने इस शहरी पटाखे को नजर भर कर भी देखा तो। उधर गांव के लोग आयशा को देखकर तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं और इधर दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ रहा होता है। मगर अमन और विष्णु धन्नो को शांत कर आयशा को घर के अंदर ले आते हैं। फिर उस दिन के बाद से धन्नो नंदिनी की तरह उसे भी गांव के पहनावे के लिए राजी करने पर लग जाती है। देख बेटी आयशा, मुझसे तो ये तेरा शहरी फैशन देखा नहीं जाता। ये ले, मैंने तेरे लिए बहुत ही बढ़िया सूट सलवार बनाया है, तू इसे पहन कर दिखा। क्यों दादी, जीन्स टॉप में क्या बुराई है? देख, घर से बाहर जाना है तो तुझे गांव के पहनावे में रहना ही पड़ेगा, वरना घर से बाहर कदम न रखने दूंगी, समझ ले। ठीक है दादी, लाओ पहन लेती हूँ। यह कहकर आयशा दादी से सूट सलवार लेकर पहन लेती है और फिर खुशी से झूमते हुए नंदिनी से कहती है, हे नंदिनी, मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल गांव की अल्लड़ छोरी लग रही हो आयशा। ये कपड़े तो तुम पर खूब जच रहे हैं। बस ऐसे कपड़े पहन कर रहा कर आयशा, दादी तुझे सिर आंखों पर बैठा कर रखेगी। दादी, अब नंदिनी के साथ खेतों में घूमने जाऊं? हाँ हाँ जा, तेरा चाचा अमन भी खेत पर गया है। दादी के यह कहने पर आयशा नंदिनी के साथ खेतों में घूमने के लिए निकल जाती है और फिर जैसे ही वे गांव की नदी के पास से गुजरती हैं, आयशा कहती है, अरे नंदिनी, हमारे गांव में तो बड़ी ही खूबसूरत नदी है, क्या तुम इसमें नहाती भी हो? अरे दीदी, तुम भी क्या बात करती हो, हम इसमें नहाते ही नहीं, तैरने का आनंद भी लेते हैं। ये तो हम गांव वालों का देसी स्विमिंग पूल है। वाह, ये तो सच में वंडरफुल स्विमिंग पूल है। आयशा यह कह ही रही होती है कि तभी बल्लू और उसके दोस्त आ जाते हैं। कसम तिल के लड्डू की, इस देसी स्विमिंग पूल में तैरना ना आता हो तो मुझसे तैरना सीख लेना, शहरी मॉडर्न परी। क्यों, मैं मर गई क्या लफंगे जो तुम तैरना सिखाओगे? अरे नंदिनी, छोड़ो ना, क्यों इनके मुंह लगती हो? अरे कसम तिल के लड्डू की, शहरी परी, हम तुझे तैरना सिखाएंगे तो तैराकी की चैंपियन बन जाओगी। हट बदमाशो, आगे से हमसे बदतमीजी की तो अपनी दादी को बता दूंगी। हाँ। नंदिनी के ये कहने पर बल्लू और उसके दोस्तों को तो मानो सांप ही सूंघ जाता है। वे नंदिनी और आयशा के पास से खिसक लेते हैं और फिर आयशा नंदिनी के साथ अपने खेतों की तरफ चल पड़ती है। तभी नंदिनी आयशा के पास एक थैली देखकर कहती है, अरे आयशा, तुम इस थैली में क्या छिपा कर रखी हो? बताओ नंदिनी, इसमें मैंने जीन्स और शर्ट छिपा कर रखे हैं। पर वो किस लिए बहन? वो तेरे लिए।
अरे मैं भी तो देखूं तू शहरी मॉडर्न ड्रेस में कैसी लगती है। नंदिनी, क्या तेरा मन भी ऐसे मॉडर्न कपड़े पहनने का करता है? करता तो है बहन, पर दादी। अरे तू दादी को छोड़ नंदिनी, दादी तो पुराने विचारों की है। ले, फसल की ओट लेकर ये कपड़े तो पहनकर दिखा जरा। आयशा के ये कहने पर नंदिनी में हिम्मत आ जाती है और वह फसल की ओट लेकर जीन्स और शर्ट पहनकर बाहर आती है तो एकदम मॉडर्न लगती है। नंदिनी ने ऐसे कपड़े पहली बार पहने थे, इसीलिए उसकी खुशी का पार नहीं रहता। वह तो मानो खुशी से उछलने लगती है और साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वह रोते हुए कहती है, दीदी, क्या ये आजकल के कपड़े पहनना गलत है? बिल्कुल नहीं नंदिनी, देखो तो तुम कितनी प्यारी लग रही हो। पर खेत पर पापा को गुस्सा आया तो? अरे नहीं आएगा नंदिनी, जब मेरे पापा को गुस्सा नहीं आता तो भला चाचा जी को क्यों आएगा। आ चल चलते हैं। इसी तरह वे दोनों खेत में पहुंच जाती हैं और अमन जैसे ही नंदिनी को जीन्स शर्ट में देखता है, नंदिनी तो घबरा सी जाती है, किंतु अमन खुशी से हैरान होते हुए कहता है, अरे आज ये सूरज पश्चिम से कैसे निकला भाई? बिटिया तो बिल्कुल शहरी लग रही है, भला ये कैसे? पापा, आयशा ने ये कपड़े पहना दिए, पर दादी। अरे दादी को छोड़ बिटिया, दुनिया बदल गई पर तेरी दादी नहीं बदली। भला जैसा जमाना हो वैसे ही तो पहनावे होते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा चाचा जी, जब लड़के सब पहन सकते हैं तो लड़की क्यों नहीं? कपड़े गांव के हों या शहर के, भला उससे क्या फर्क पड़ता है? बस लड़की में संस्कार होने चाहिए। अरे वाह बिटिया, तू तो बड़ी समझदार है। अमन यह कह ही रहा होता है कि तभी आसमान में बादल गरजने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। अरे बारिश शुरू हो गई बिटिया, तुम दोनों जल्दी से घर पहुंचो। जी चाचा जी। अमन के ये कहने पर आयशा और नंदिनी गांव की तरफ लौटने लगती हैं, मगर रास्ते में ही और तेज बारिश आ जाती है और वे दोनों बारिश में भीग जाती हैं। बारिश के कारण नंदिनी घर लौटने से पहले अपने कपड़े नहीं बदल पाती और इसीलिए दोनों दादी से नजर बचाकर घर में घुसने की कोशिश करती हैं, मगर दादी वो उन्हें देख ही लेती है और नंदिनी पर गुस्सा करते हुए कहती है, लो, इस पर भी चढ़ गया शहरी रंग। अब यह भी पहनेगी मॉडर्न कपड़े। क्यों री, मेरे मना करने पर भी बाज नहीं आई तू? दादी, जीन्स शर्ट ही तो है, जैसे सूट सलवार है वैसे ही ये भी कपड़े ही हैं। अरे चुप कर, ये लड़कों के पहनने के कपड़े हैं। भला लड़कियां पहनती अच्छी लगती हैं क्या? क्यों अच्छी नहीं लगती दादी? जब लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं रहा तो पहनावे में भेद क्यों? पोती कह तो ठीक रही है भाई, आगे तुम्हारी समझ। अरे मैं तो कहता हूँ कि वक्त के साथ चलने में ही है भलाई। वैसे भी मॉडर्न कपड़ों से कोई बदमाश या पारंपरिक कपड़ों से कोई शरीफ नहीं बन जाता। लाज, शर्म और शराफत तो आदमी की सोच में होती है। जब तुमको भी कोई परवाह नहीं तो भला मैं क्यों परवाह करूं? देख लेना, लड़कियों को छूट देकर पछताओगे तुम सब। ये दोनों नाक कटवाएंगी हमारी। हाँ। यह कहकर दादी चुप हो जाती है और उस दिन के बाद ज्यादा बातें करना ही बंद कर देती है। साथ ही नंदिनी और आयशा के पहनावे पर रोक टोक लगाना कम कर देती है। मेरी बला से छोरी कोई गुल खिलाए, मैं रोकने वाली कौन हूं? हाँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन आयशा नंदिनी के साथ नदी में नहाने जाती है। उस दिन दोनों ही दादी का मन रखने के लिए सूट सलवार पहनकर ही घर से निकलती हैं। नंदिनी नदी में नहाने लगती है और आयशा किनारे पर खड़ी होकर उसे देखने लगती है। अरे आयशा, नदी में तैरने में सचमुच बड़ा आनंद आ रहा है। तुम भी आ जाओ, मैं तुम्हें तैरना सिखा दूंगी। नहीं नंदिनी, अभी मेरा मन नहीं है। आयशा यह कह ही रही होती है कि तभी बल्लू की टोली वहां आ जाती है और बल्लू आयशा पर बात मारते हुए कहता है, कसम तिल के लड्डू की, भाई ये शहर वाले नदी में तैरने का आनंद क्या जाने।
ये तो बस गांव वालों को तैरते ही देख सकते हैं। यह कहकर बल्लू और उसके साथी नदी में कूद जाते हैं और तैरने लगते हैं। मगर नंदिनी वो उन्हें देखकर नदी से बाहर निकल आती है। फिर जैसे ही नंदिनी बाहर आती है, अचानक ही नदी का बहाव तेज हो जाता है और नदी में बाढ़ आ जाती है। बल्लू और उसके साथी नदी की धारा में बहने लगते हैं और डूबते हुए चीखने चिल्लाने लगते हैं। अरे बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। उनकी चीख सुनकर आयशा अचानक ही अपना सूट सलवार उतारने लगती है। यह देख नंदिनी बहुत चक्की सी रह जाती है। अरे ये क्या कर रही हो दीदी? कपड़े क्यों उतार रही हो? अरे तो चिंता ना कर, मैं नीचे स्विमिंग सूट पहने हुए हूँ, बस इसलिए कपड़े उतार रही हूँ। क्या क्या तुम्हें तैरना आता है दीदी? हाँ, बहुत अच्छा। यह कहकर आयशा सूट सलवार फेंक बल्लू और उसके साथियों को बचाने के लिए नदी में कूद जाती है। फिर तो आयशा की तैराकी देखते ही बनती है। वे एक एक करके उफनती नदी से सबको बचा लाती है और फिर बल्लू शर्म से सिर झुकाकर कहता है, कसम तिल के लड्डू की, आज आप हमारी जान न बचाती तो हम सब तो मर ही जाने थे। आज के बाद हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। बल्लू यह कह ही रहा होता है कि तभी दादी, धन्नो और कुछ गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और सभी आयशा की तारीफ करते नहीं थकते। दादी आयशा को स्विमिंग सूट में देखकर भी खुशी से फूली नहीं समाती। वह आयशा को कलेजे से लगाकर कहती है, आज मैं समझ गई बेटी कि पहनावे से बढ़कर संस्कार होते हैं और वो मेरी पोतियों में कूट कूट कर भरे हैं। यह सुनकर विष्णु सहित सब गांव वाले बहुत खुश होते हैं और उस दिन के बाद दादी धन्नो भी मॉडर्न दादी बनकर रहने लगती है। दुर्गा कई साल बाद गांव से अपनी देवरानी प्रेमा के यहाँ दिल्ली में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए जा रही थी। प्रेमा अपनी बहू को हांफते हुए आवाज दिए जा रही थी, सिया, ओ सिया, कहाँ गई बहू? जल्दी इधर आओ। अरे क्या हुआ मम्मी जी, आप इतनी हड़बड़ाहट में क्यों हैं? सिया, शाम को तुम्हारी ताई सास यानी तुम्हारी बड़ी मम्मी आ रही हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इस बहाने मुझे भी उनकी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन इसमें इतना घबराने की क्या बात है? सिया, तुम उन्हें इतना कहाँ जानती हो? पता है, वो अपने जमाने की हिटलर रही हैं। मुझे तो उनसे बहुत डर लगता था। इतना डर तो मुझे कभी मेरी सास से नहीं लगा। तुम्हारे पापा जी कह रहे थे कि अब वो कुछ दिन हमारे ही साथ रहेंगी। हाय, मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि उनको कैसे झेलूंगी। ऐसा क्या है मम्मी जी जो आप उनसे इतना डरती हैं? बहू, पता है, उनमें बहुत गुस्सा है। उन्हें जल्दी से किसी का काम पसंद ही नहीं आता। उन्हें खाने में एक अच्छी खासी बड़ी थाली सजी हुई चाहिए जिसमें पूरे 12 तरह की सब्जियां हो। अगर एक भी कम हुआ ना तो वे अपने नाम की तरह ही तांडव कर देती हैं। मैंने तो झेल लिया, मगर डर रही हूँ कि तुम्हारा क्या होगा। मैं तो कहती हूँ कि जब तक वो यहाँ रहे तब तक तुम अपने मायके चली जाओ। मम्मी जी, आप तो खामखा डर रही हैं। अरे ताई जी ही तो हैं, कोई हवा थोड़े ही हैं जो खा जाएंगी। मैं भी तो देखूं कि कैसे नखरे हैं मेरी ताई सासू माँ के। सच में अगर ऐसा है तो उनके साथ मुझे तो बड़ा मजा आने वाला है। सिया दुर्गा के आने से बहुत खुश थी, लेकिन प्रेमा की तो जान हलक में अटकी हुई थी। शाम के 4 बजे दुर्गा आ गई। प्रेमा ने दौड़कर पैर छुए और उनके हाथ से बैग ले लिया। दुर्गा ने दाएं बाएं देखा और अंदर आ गई। कैसी हो दीदी? सब कुशल मंगल? अब बुढ़ापे में क्या कुशल और क्या मंगल। तुम बताओ, यहाँ सब कैसे हैं? वैसे ठाट बाट से तो सब बढ़िया ही लग रहा है। अरे वाह, अब तो पल्लू माथे पर भी नहीं रहता। काफी मॉडर्न हो गई हो दिल्ली में रहकर।
वो दीदी, यहाँ कोई घर परिवार का तो है नहीं, घर में अकेले किससे माथा ढकूं। अरे सिया बेटा, देखो तो तुम्हारी बड़ी मम्मी जी आई हैं, पानी ले आओ। सिया पानी लेकर आई। प्रेमा ने उसे पैर छूने का इशारा किया। सिया पैर छूते हुए बोली, चरण स्पर्श बड़ी मम्मी जी। जुग जुग जियो बहू, सदा सुहागन रहो। तुम तो शहर में आकर मॉडर्न हो गई प्रेमा, मगर लगता है बहू अनपढ़ ले आई। अरे नहीं दीदी, सिया पीएचडी कर रही है। अच्छा, मुझे लगा कि शायद कम पढ़ी लिखी है, क्योंकि आजकल की बहुएं तो सिर्फ हाय हेलो करती हैं। वैसे बहुओं का इतना पढ़ना लिखना भी किसने बनाया? अरे घर में रहेंगी तो चूल्हा चौका करेंगी, अगर पढ़ लिख कर नौकरी लग गई तो सास को ही नौकरानी बना देंगी। सिया मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बड़ी मम्मी जी, अगर मेरी नौकरी लग गई तो मैं मम्मी जी के लिए एक नौकरानी लगा दूंगी। वो तो समय ही बताएगा बहू। प्रेमा ने सिया को चाय नाश्ता बनाने का इशारा किया और खुद दुर्गा को कमरे में ले गई। बहुत थक गई हूँ प्रेमा, एक काम करना, चाय नाश्ता मत बनाना, सीधे खाना ही ले आओ, बहुत भूख लगी है। मेरे खाने के बारे में तो याद है ना, या भूल गई? क्या अभी 12 सब्जियों की थाली? अरे नहीं प्रेमा, ऐसे कैसे बदल जाएगी, आदत ऐसी ही थोड़ी ना बदली जाती है। प्रेमा रसोई में गई और सिया से बोली, सिया, अब बनाओ अपनी बड़ी मम्मी के लिए 12 तरह की सब्जियां। मम्मी जी, आपकी बहू बहुत चालाक है, देखो मैं 5 मिनट में बनाती हूँ उनकी 12 सब्जियां। सिया ने 12 सब्जियां गिनकर एक एक करके कुकर में डाल दी और हल्की सी सीटी लगा दी और एक साथ मसाला भूनकर सारी सब्जियां डाल दी। फिर एक एक सब्जी निकालकर 12 कटोरियों में रखकर थाली में सजाकर दुर्गा के लिए ले गई। बड़ी मम्मी जी, आपकी 12 सब्जियों वाली थाली तैयार है। दुर्गा उसका मुंह देखती रह गई और बोली, बहू, क्या तुमने ये सब्जियां पहले ही बनाकर रख ली थी या ऑनलाइन मंगाई हैं? नहीं बड़ी मम्मी, ये तो मैंने अपने हाथों से अभी बनाई है। चलो, बहू तो तुम्हें लायक मिली है प्रेमा, बहुत ही बढ़िया सब्जियां बनी हैं, लेकिन सब्जी में तेल कुछ ज्यादा है, मसाला भी कम भुना है। कभी बहू को गांव क्यों नहीं लेकर गई? मेरी बहू से मिलती तो शायद वो भी इससे कुछ सीख लेती। सिया अपनी पढ़ाई कर रही है, इसीलिए उसे समय नहीं मिलता दीदी। उसके बाद दुर्गा खा पी कर लेट गई और सोचने लगी, मेरी बहू मेरे लिए खाना बनाने में कितने नाटक दिखाती है। आज वो ठीक होती तो मुझे झूठ बोलकर यहाँ ना आना पड़ता। कैसे बताऊं प्रेमा को कि बहू ने लड़ाई में मुझे घर से निकल जाने को कह दिया। अगले दिन उसके लिए फिर 12 तरह की सब्जियों वाली थाली सजी। दुर्गा को इस तरह उनके घर में 1 महीना बीत गया। एक दिन घर में सब्जी कम थी, इसीलिए सिया ने 10 सब्जियां बनाकर दे दी। दुर्गा गुस्से से बोली, सिया, ये क्या, आज केवल 10 कटोरी क्यों हैं? 2 सब्जी और कहाँ हैं? बड़ी मम्मी, वो और सब्जियां आज घर में थी नहीं। तो ले जाओ ये थाली, मुझे नहीं खाना। बड़ी मम्मी, अचार ले आऊं? जब पता है कि मैं 12 सब्जियां खाती हूं फिर। दुर्गा ने गुस्से में खाना नहीं खाया। प्रेमा सिया से बोली, और कर लो बड़ी मम्मी की सेवा, 2 सब्जी कम होने पर देख लिया उनका गुस्सा, आज खाना ही नहीं खाया। क्या करे सिया, दीदी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। उनके चक्कर में तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और उनके नखरे, बाप रे बाप। वो तो है मम्मी जी, अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये अपने घर वापस चली जाएं। सिया ने दुर्गा की बहू पुतुल को फोन किया और झूठ बोला, दीदी, बड़ी मम्मी के पास तो बहुत सोना है और तो और डायमंड का 1 सेट भी है। वो कह रही थी कि जो भी अंतिम समय तक उनकी सेवा करेगा वह तो सब उसी को देंगी।
इसलिए मैं तो अब बड़ी मम्मी को अपने ही पास रखूंगी और उनकी खूब सेवा करूंगी। ये सुनते ही दुर्गा के बहू बेटे उसको वापस घर लाने के लिए निकल पड़े। शाम के समय सिया दुर्गा को सुनाते हुए झूठ मूठ बोली, मम्मी जी, आप बड़ी मम्मी को बता ही दो कि उनके बेटे पर बहुत कर्ज हो गया है, इसलिए वो अपना घर बेच रहे हैं। पुतुल दीदी बता रही थी कि 12 सब्जियां बनाते बनाते रवि भाई साहब पर कर्ज हो गया है, इसीलिए उन्हें मकान बेचना पड़ेगा। 12 सब्जियां क्या अपने बच्चों और मकान से भी अच्छी हैं बहू? एक बार उन्होंने दीदी से कहा तो होता। 12 सब्जियां तो दूर की बात है, वो बेचारी तो बिना सब्जी के भी रोटी खा लेती। ये सुनते ही दुर्गा घबराते हुए उनके पास आई और बोली, हैं? क्या मेरे बच्चों पर इतनी मुसीबत आ गई और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं? मुझे अभी अपने घर जाना है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। दीदी ठीक है, लेकिन आपको ये बात हमने बताई, ये बात आपके बच्चों को पता नहीं चलनी चाहिए। दुर्गा अपना बैग पैक ही कर रही थी कि रवि और पुतुल आ गए। दुर्गा को देखते ही वो उसके गले लग गए। माँ जी, अपने घर चलिए, आपके बिना वह घर हमें खाने को दौड़ता है। अब आप 12 क्या 20 सब्जियां भी खाएंगी तो मैं बना कर दूंगी। अरे नहीं बहू, मैं तो अपने गुरूर में 12 सब्जियों की थाली लगवाए जा रही थी। अब जो भी बनेगा मैं वो खा लूंगी, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों के साथ ही रहूंगी। चलो घर चलते हैं। दुर्गा अपने बहू बेटे के साथ अपने घर चली गई। दुर्गा के जाते ही सिया और प्रेमा ने राहत की सांस ली। आखिरकार मुसीबत टल ही गई। सिया, एक बात बोलूं? कहो मम्मी जी। कल से मुझे 12 सब्जियों वाली थाली चाहिए। क्या? और क्या, मैं भी तो उनकी ही देवरानी हूँ। सिया परेशान होकर प्रेमा की तरफ देखने लगी। प्रेमा जोर से हंस पड़ी और सिया से बोली, अरे नहीं बहू, मैं तो मजाक कर रही हूँ।